जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम सीटीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं साथियों, जो अल्बर्ट बंडोरा द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम का सिद्धांतों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यदि आपका सीटीपी का एग्ज़ाम हो या फिर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। सो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों अल्बर्ट भंडारो द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे। सबसे पहले हम इसके जीवन परिचय पे नजर डाल लेते हैं साथियों। अल्बर्ट बंडूरा का जो जन्म है वो हुआ था 4 दिसंबर सन 1925 के दशक में। और अल्बर्ट बंडूरा एक प्रभावशाली सामाजिक या संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे और भंडूरा द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और इस सिद्धांत के स्वनिर्देशक अधिगम के प्रत्येक को भी प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। और इस सिद्धांत के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं या उनका अधिगम जो अधिकांश जो भाग होता है ना, हम दूसरों को देखकर या दूसरों से सुनकर हम सीखते हैं। जैसे छोटे-छोटे जो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे प्रारंभ से ही दूसरों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखते हैं या फिर सुनते हैं। जैसे कि आस-पास के लोग जैसे माता-पिता, परिवार या अन्य सदस्य या फिर शिक्षक या समाज के अन्य वैसे सदस्यों को देखते हैं और बच्चे इस व्यवहार का अनुकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, वो वही व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ में अप्रत्यक्ष अनुभव का भी सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इस सिद्धांत का अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर यह सिद्धांत बल देता है और यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग या पुनर्बलन या फिर दंड के माध्यम से अधिगम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है। और यह सिद्धांत यह बताता है साथियों कि लोग कैसे सामाजिक संवेगिक या संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक योग्यताओं को विकसित करते हैं और वे कैसे जीवन को नियमित करते हैं या उन्हें क्या प्रेरित करता है। ये सारी चीजें हैं इस सिद्धांत में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण नाम अलग अलग में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं साथियों। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वैसे कहा जाता है, इसके अलावा अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये अलग अलग नामों में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो इन नामों को भी आपको याद रखना है। अवलोकन का सिद्धांत यदि कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। या फिर अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में जो है प्रेरणात्मक का सिद्धांत या निर्देशन का सिद्धांत। और नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है अनुकरण का सिद्धांत। तो ये 6 अलग अलग नामों के रूप में जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। ठीक है, यदि मैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात करूँ साथियों, तो यह स्व अनुभव तथा वातावरणीय परिस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने के साथ साथ में अवलोकन द्वारा सीखना विद्यार्थी को एक आयाम तथा एक अवसर प्रदान करता है। और प्रत्येक व्यक्ति को सभी अनुभव से गुजरना अनिवार्य नहीं है, वह दूसरों के अनुभव से भी लाभान्वित हो सकता है या उनके जो दूसरे के व्यवहार को देखकर भी सीख सकता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है क्या कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि सिद्धांत में यह बताया गया कि व्यक्ति जो है अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। ठीक है, और समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। और यही हमें सामाजिक अधिगम के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजना की या मैं ये कह सकता हूँ योजक स्थली कहा जाता है इसे। और क्योंकि यह सिद्धांत जो है ध्यान हो गया, स्मृति हो गया और प्रेरणा, इन तीनों पर आधारित है। और ये पूरा जो सिद्धांत यहाँ पे दिया गया अल्बर्ट बंडोरा द्वारा तो इसी पे टिका हुआ है क्या कि ध्यान, स्मृति और प्रेरणा। और इसी को लेके अल्बर्ट बंडोरा ने आगे प्रयोग भी किया है और इन्होंने जो है एक बालक को अलग अलग स्टेज में यानी कि अलग अलग प्रकार से 3 जो है मूवी दिखाया था। उस आधार पर उसने पाया कि जो है उसने जिस प्रकार से मूवी दिखाया था उसी प्रकार से जो बच्चा है वो उसका व्यवहार कर रहा था। पहला जो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भंडोरा ने एक बालक पर बोबो डोल का यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने एक बालक को एक बोबो डोल दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर बंडूरा ने उस बालक को 3 तरह के मूवी अलग अलग दिखाया था, जिसमें कि प्रथम मूवी उसने दिखाया था सामाजिक मूल्यांकन पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, जिससे उन्होंने ये पाया कि बालक जो है बोबोडोल के साथ में सामाजिक व्यवहार को दर्शा रहा था, क्योंकि उसने जैसा देखा था उसी आधार पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसी आधार पर अपने व्यवहार को दर्शा रहा था या फिर उसको जो बोबोडोल जो दिया गया था उसी आधार पर वो व्यवहार कर रहा था, यानी कि जिस आधार पर उसने देखा था उसी इसके साथ में इस डोल के साथ में भी यही व्यवहार कर रहा था। नेक्स्ट अगला उसने मूवी दिखाया था साथियों प्रेम पर आधारित, जिससे देखकर जो बालक जो था वो भी
उस बॉबी डॉल के साथ में उसी तरह से व्यवहार कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो मूवी इन्होंने दिखाया था जो प्रेम पर आधारित दिखाया था, तो उसी प्रकार से उसमें व्यवहार देखने को मिला था। और थर्ड जो मूवी इन्होंने दिखाया था, तीसरा जो मूवी हिंसात्मक मूवी यानी कि दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक भी उसी तरह से व्यवहार कर रहा था। और उसने उसको जो बेबी डॉल दिया गया था, है ना, उस बेबी डॉल को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो यहाँ पे अल्बर्ट बंडोरा ने पाया कि इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि बंडोरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करता है। तो ये तीनों जो अलग अलग प्रकार से उसने मूवी दिखाकर ये जो प्रयोग किया था, क्योंकि ये प्रयोग कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ कि बालक कैसे सीखते हैं, तो आप सभी को बता सकते हो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जो सामाजिक वातावरण के सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन कर या उनका अनुकरण करके नए व्यवहारों को सीखते हैं। और भंडोरा के अनुसार इस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से इसने बताया, अलग अलग चरणों के रूप में इसे इन्होंने बताया है। पहला, ध्यान के माध्यम से। सेकंड, अवधारण के माध्यम से। पुनः प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। और फोर्थ इन्होंने बताया है पुनर्बलन के माध्यम से। हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। व्यवहार पर ध्यान देना तथा उसे समझना, इसमें इन्होंने क्या बताया कि प्रथम चरण में इन्होंने बताया कि व्यक्ति विशेष के व्यवहार के अवलोकन के अनुसार या अवलोकन के अवसर को देखने वालों को प्रदान किया जाता है। यानी कि यहाँ पर व्यवहार पर या व्यवहार का एक विशेष पहलू विद्यार्थी के ध्यान को आकर्षित करता है तथा तब वह विद्यार्थी के ध्यान का एक केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख भी पा रहे होंगे, इसको मैं पुनः फिर से आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ साथियों कि प्रथम चरण में उन्होंने बताया है कि व्यवहार के अवलोकन यानी कि व्यवहार के अवलोकन के अवसर पर वह क्या करता है, सीखने को प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि संपूर्ण व्यवहार को जैसा देखता है उसी आधार पर उसके पहलू विद्यार्थी को ध्यान केंद्रित करता है। ठीक भाई, और तब वह विद्यार्थी को ध्यान केंद्रित करने का एक केंद्र बन जाता है वो ध्यान। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट, अगला इन्होंने बताया है व्यवहार का स्मरण करना है, व्यवहार का स्मरण रखना। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि इस चरण में अवलोकित व्यवहार मानसिक प्रतिबिंब के रूप में विद्यार्थियों के स्मृति पटल में संरक्षित किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। यानी कि व्यवहार को क्या करना है, स्मरण रखने की क्षमता इसमें इस सेकंड स्टेज में इन्होंने बताया कि प्रवृत्ति पाई जाती है। इस दूसरे चरण में अवलोकन, व्यवहार, मानसिक प्रतिबिंब के रूप में विद्यार्थी के स्मृति यानी कि जो है याददाश्त पटल में एक संरक्षित होता जाता है। ठीक है, और उसे स्टोर करते जाता है और उसी तरह से फिर बालक आगे व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है पुनः प्रस्तुतिकरण। ये क्या होता है साथी, पुनः प्रस्तुतिकरण। इस चरण में अवलोकन, स्मृति में संरक्षित व्यवहार का विद्यार्थी द्वारा अपने दृष्टिकोण अथवा अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण किया जाता है और तदुपरांत वह व्यवहार को अपनाकर इसका फिर से पुनः वही व्यवहार करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में सेकंड जो है साथियों यहाँ पे है अनुकृत व्यवहार का पुनर्बलन। अब ये अनुकृत व्यवहार का पुनर्बलन में क्या कहा गया है, ये अंतिम चरण बताया गया है अल्बर्ट बंडोरा द्वारा, और इन्होंने बताया है कि यह जो व्यवहार है पुनर्बलन पर आधारित यानी कि अनुकृति पुनर्बलन पर होता है। यानी कि ऐसा होने पर अनुकृति व्यवहार विद्यार्थियों द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है, यानी कि भविष्य में उसके प्रदर्शन होने की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना साथियों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि इसका यदि ये जो चारों जो पॉइंट बताया मैंने, इनका यदि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास कर सकते हो, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों के व्यवहारों का अवलोकन करना, या फिर भोजनालय में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करना, या प्रभावी व्याख्यानों को देखने या सुनने के अवसरों की उपलब्धता, या फिर श्यामपट्ट पर सुंदर लिखने की प्रक्रिया का अवलोकन आदि सीखने की प्रक्रिया जो है प्रथम चरण के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार फिर बालक जो है जो देखता है उसी प्रकार से बालक व्यवहार करता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के व्यवहार के निरंतर अवलोकन में इसका विद्यार्थी के स्मृति पटल में भी मानसिक प्रतिबिंब के रूप में संरक्षित होना दूसरे चरण के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जो देखता है उसी आधार पर जैसे जैसे देखता जाता है उसे स्टोर करते जाता है। ठीक है, और उसी तरह से फिर वो व्यवहार करता है। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तीसरा जो चरण में हमें बताया गया था कि विद्यार्थी अपनी समझ तथा औपचारिकता के अनुसार व्यवहार के इन विभिन्न प्रतिमानों में कुछ यानी कि कुछ को क्या करता है, प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है, और अंतिम प्रदर्शन को शिक्षक द्वारा या कोच द्वारा यानी कि जो शिक्षक द्वारा तथा दर्शकों के द्वारा क्या किया जाता है, सराहे जाने पर घर में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा जैसे उनके परिवार के सदस्य या फिर मित्रों द्वारा स्वादिष्ट
स्वादिष्ट बताए जाने वाले सुंदर लेख या फिर सुंदर लेखन अवलोकन अवलोकन के स्वयं ऐसा कर सकने में समर्थ होने पर इन व्यवहारों को प्रदर्शित करता है जिन्हें हम पुनःबलन कहते हैं। और इस प्रकार का पुनःबलन व्यवहार विद्यार्थी द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक अधिगम के प्रमुख तत्व जो है भंडारू यानी कि अल्बर्ट भंडारू ने बताया साथियों सामाजिक अधिगम में, इनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि पहला जो तत्व बताया साथियों वो है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के माध्यम से। तीसरा जो बताया है यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल यानी कि स्वनियंत्रण स्वविवेक। ठीक है, सेल्फ स्वविवेक, इसके बाद में स्वनिर्णय, इसके बाद में 5 पॉइंट है साथी, 5 जो तत्व बताया है 5वां नंबर का वो है स्व अनुक्रिया। ठीक है, तो इन चारों पॉइंटों को आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अगला सामाजिक अधिगम के जो है शैक्षिक निहितार्थ में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला आपको याद रखना है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगमवाद का पड़ता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि बच्चों के सामने अच्छे गुण वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो बालक में जो है वंचित गुण भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, और यदि सामाजिक अधिगम का आधार तो सामाजिक अधिगम के आधार पर ही बालक क्या करता है अनुकरण करता है भाई। ठीक है, और बच्चों के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बच्चों के सामने बुरे व्यवहार या फिर अनैतिक मॉडलों से बचाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, और विद्यार्थी अवलोकन के द्वारा बहुत आसानी से एवं अच्छी तरह से सीखते हैं और इसीलिए हमें छोटी कक्षाओं में व्याख्यान विधि की जगह हमें प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। और अभी का जो शिक्षा नीति लागू किया गया है वो इसी आधार पर जो है छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट अगला आपको याद रखना साथियों, विद्यार्थियों को यह विश्वास होनी चाहिए कि उनके अंदर किसी कार्य को करने की योग्यता है, यानी कि शिक्षक को विद्यार्थियों के अंदर आत्मनिर्भरता विकसित करना चाहिए और शिक्षक को बच्चों के सामने कई तरह के मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षक को कक्षा में निर्देशात्मक सहभागिता तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उनको मुहावरे हो गए आदर्श वाक्य बोलना चाहिए, उनके सामने बोलना चाहिए और बच्चों को दोहराने के लिए कहना चाहिए और शिक्षक को उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सकारात्मक रूप से बच्चों को शिक्षित करे, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे 10 जो कि आपको याद रखना है। इसका यदि मैं पूरा निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर सकती हूँ तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि व्यवहार के विभिन्न प्रकार को प्रदर्शित करके सीखने के लिए एक निश्चित क्रम से इन्हें जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग अवलोकन करते हैं कि अवलोकित व्यवहार को स्मृति पटल पटल से वंचित करते हैं या उनका अनुकरण करते हैं तथा उन्हें पुनर्बलित होने पर उन्हें अंगीकृत करते हैं। जैसे प्यार की अभिव्यक्तिता, जैसे क्रोध का प्रदर्शन या फिर संवेदनाओं की अभिव्यक्ति या फिर पूर्व ग्रहों का प्रकट्य से बोलना लिखना या विशेष खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि या फिर विशेष वेशभूषा के प्रति लगाव या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए पहल यानी कि पहल करना, ऐसे पहल करने से हमें बचना चाहिए। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के संपादित होने को स्पष्ट ये करता है। ठीक है, यानी कि स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहती हूँ और ये इसका पूरा जो कंप्लीट पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके पुनः फिर से पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि पूरा थ्योरी मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। सो इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा और एक बार पीडीएफ से जरूर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो साथियों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।